3 दिसंबर की सुबह मध्य प्रदेश की सियासत का नया अध्याय लेकर आने वाली है, लेकिन राजनेता अभी से इसके चैप्टर लिखने की कोशिश में है। मतदान के बाद दोनों तरफ से जीत के दावे हो रहे हैं। लड़ाई है जनाब, और लड़ाई है तो दावा भी है। जीत तो किसी एक को मिलेगी, और फैसला आने तक कोई हार माने भी तो क्यों। मतदान प्रतिशत से उत्साहित कांग्रेस ने बड़ी जीत का दावा किया है। हालांकि कमलनाथ ने सीटों की संख्या नहीं बताई, लेकिन दिग्विजय सिंह ने अपने ही अंदाज में आंकड़ा भी बता दिया। 3 तारीख ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, कौन क्लीन बोल्ड हुआ, कौन रन आउट हुआ, सब बात सामने आ जाएगी और अंत में सच्चाई की जीत होगी। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ, ना मैं बीडी शर्मा हूँ कि ये कहना कितनी सीटें, ये मध्य प्रदेश के मतदाता तय करेंगे कितनी सीटें हैं। जो 150 पार की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं, उस तरफ पहुंच रहे हैं? मैंने तो 130 पार कहा है। तो 130 पार पहुंच रहे हैं निश्चित तौर पर। कांग्रेस तो चुनाव से पहले ही एक तरफा जीत की बात कह रही है। वहीं बीजेपी भी अपनी हितग्राही मूलक योजनाओं और खासकर लाडली बहना के प्यार के भरोसे जीत के पंख लगाकर उड़ रही है। दावा इधर भी है, वो भी एक तरफा बड़ी जीत का। सब जगह उत्साह है, लाडली बहनाओं का प्रेम मिल रहा है। बेटे बेटी बुजुर्ग नौजवान असीम स्नेह और प्रेम की वर्षा कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं और विकास को पसंद किया जा रहा है। इसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश की सियासत के सूरमा सिकंदर बनने की घोषणा तो कर रहे हैं, पर जनता सियासी शहमात के इस खेल में किसके सिर पर जीत का ताज रखेगी और किसको 5 साल का इंतजार कराएगी, फिलहाल ये वक्त की मुट्ठी में कैद है, और ये मुट्ठी 3 दिसंबर को खुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दावों में कितना दम। जी हाँ, अब 3 दिसंबर के पहले जब 30 नवंबर को एग्जिट पोल आएंगे, क्योंकि अब निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक आप मतदान के तुरंत बाद एग्जिट पोल नहीं कर सकते हैं, तो अभी आप कह सकते हैं कि आज 18 तारीख है, तो आज से ठीक 12 दिन बाद फिर एक बार चर्चा ज़ोर शोर से शुरू होगी, जब एग्जिट पोल ये बताएंगे कि किसकी सरकार या किसका पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। और उसके 2 दिन के बाद मतगणना से जो रियल एग्जिट पोल होगा, जनता का एग्जिट पोल, वो हमारे सामने आएगा। लेकिन इस चुनाव ने ये तो बताया है कि कांटे की टक्कर का चुनाव का दूसरा दिन, मतदान का दूसरा दिन है, और आमतौर पर मतदान के दूसरे दिन एक पिक्चर दिमाग में समझ आती है जनता को भी और राजनीतिक दलों को। खासतौर से उस राजनीतिक दल, फूले नहीं समाता है वो राजनीतिक दल जिसको लगभग साफ रहता है कि अब हम सरकार बना रहे हैं। जैसा 2003 में था कि जिससे भी पूछिए वो ये कहता था कि भैया अब बीजेपी की सरकार आ रही है, साफ। लेकिन कई बार चुनावी राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितता के खेल से भरी भी होती है। 1998 का चुनाव मुझे याद है, जब विक्रम वर्मा जी की सरकार बनने में किसी को संदेह नहीं था, और पहला टर्म पूरा करने वाले तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के लिए मीडिया में ही एक शब्द चलता था, खोटे सिक्के। कि साहब ये सीएम तो खोटे सिक्के साबित हुए। चुनाव के नतीजे आए तो जो खुद मुख्यमंत्री बनने के दावेदार थे विक्रम जी, दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो खुद 500 के आसपास मतों से धार से चुनाव हार गए। और दिग्विजय सिंह जी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विशिष्ट अंदाज में हंसते हुए ये बात कही कि अरे आप लोग तो कह रहे थे खोटा सिक्का, ये खोटा सिक्का तो चल गया। तो राजनीति में अनुमान, एग्जिट पोल, प्री पोल, तमाम तरह के पोल अपनी जगह हैं, लेकिन कई बार जब कांटे की टक्कर का चुनाव होता है तो नो वन कैन से कि ऐसा ही होने जा रहा है। क्या ये चुनाव वैसी ही एक छवि प्रस्तुत कर रहा है? क्योंकि आज मैं फिर दोहराऊंगा, दूसरा दिन है, लेकिन बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से दहाड़ने वाली प्रतिक्रियाएं दोनों तरफ से नहीं। दोनों अभी भी अनुमान लगा रहे हैं, दोनों अभी भी आंकड़ों को देख रहे हैं,
दोनों अभी भी पत्रकारों से, चौथे स्तंभ से, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं कि क्या भैया ठीक है, हम तो ऐसा देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे और यही वजह है कि आज हमने 3 वरिष्ठ पत्रकारों को आमंत्रित किया है, क्योंकि राजनीतिक दावे प्रतिदावे तो हो गए हैं, लेकिन आज हम उन पत्रकारों से बात करेंगे जो खुद चुनावी राजनीति को लंबे समय तक 3-3, 4-4 दशक तक देखते रहे हैं। तो उनकी बात इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि उसमें गहरा अनुभव भी है, समझ भी है और एक तटस्थता भी है, जो किसी की तरफ झुकती नहीं है, बैलेंस होती है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। सबसे पहले स्टूडियो में मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी। बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी का एक बहुत लंबा अनुभव है, बहुत ही सम्मानित और बहुत ही एक अलग मिजाज के पत्रकार के तौर पर उनकी ख्याति है। ऐसे ही एक ज़बरदस्त पत्रकार हैं राजनीति की धारा के जगदीश द्विवेदी, जो पूरा मध्य प्रदेश घूमते हैं और तह तक पहुंचकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ घटने जा रहा है। और इसी धारा के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जय नागड़ा, जिनकी पत्रकारिता की धारा नई दुनिया से आरंभ होकर इंडिया टुडे तक आती है। अभी भी वो एक लीडिंग संस्थान से जुड़े हैं राष्ट्रीय स्तर के। तो इन पत्रकारों के साथ हम इस धारा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, किस तरह आप देखते हैं जहाँ हम आज खड़े हैं, क्या कोई ये कहने की स्थिति में है कि बिल्कुल साफ है पिक्चर, तो बहुत साफ समझ में आ रही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकता शरद जी। आप देखिए ना कि अभी तक ना तो रंग गुलाल तो किसी ने भी नहीं उड़ाया, जैसा आप कह रहे थे। अन्यथा इतनी देर में तो मध्य प्रदेश में रंग गुलाल उड़ जाता है। जी। जो सत्ताधारी दल है उसका चेहरा भी बहुत चमकदार नहीं है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि उनकी जो लाडली है उसने, उनको लग रहा है कि बहुत एक पॉपुलर स्कीम के तहत इतना पॉपुलर वोट दिया, वो भी थोड़ा सा सहमे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि जो ग्राउंड पर हम देख रहे हैं ना कि जो वोटर था वो अलग अलग मिजाज का वोटर इस बार वो था, क्योंकि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी। जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो ये थी कि इस बार ये इलेक्शन बड़ा सामान्य इलेक्शन था, कोई मुद्दा नहीं था इसमें। भले ही जो एंटी इनकम्बेंसी की बहुत बात करते थे, लेकिन ऐसी कोई तीव्रता उसमें नहीं थी कि जो आंधी से हम अंदाज़ा लगा लें कि सब दूसरा दिन है। अब तो इतनी सीटों की बात हो रही कि कांग्रेस कितनी जीत रही है, ना तो इतनी जो है पॉपुलर स्कीम चल रही है कि बिल्कुल आप ये कहने की जो है रिपीट हो रही है। इसलिए आप देखना बिल्कुल लोग नेता थोड़ा सा जो है दम साध के बैठे हुए हैं कि पता नहीं क्या नतीजा आ जाए। और देखिए जिस तरह से बड़े बड़े नेता उतरे, तो वो भी आप देखिए उनके यहाँ जिस तरह का पोलिंग परसेंटेज है, तो वो भी अंदर तक हिले हुए हैं कि ये है क्या मामला, कितना पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया। और जिस पोलिंग परसेंटेज की उम्मीद कर रही थी सत्ताधारी दल के, यदि लाडली बहना का एक तरफा कोई वोट होता तो मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा परसेंटेज जाना चाहिए। अभी लाडली बहना का कोई वो फिगर नहीं आया महिला वोटरों का, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए कि मध्य प्रदेश में किस विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का वोटर कितना रहा। ये जब आएगा तो हो सकता है कि राजनीतिक दलों के चेहरे पर कुछ सुकून आए या फिर चमक आए उनके। बिल्कुल आपने ठीक कहा। यानी जो एग्जिस्टिंग वोटिंग हुई है, जिसमें अभी हम कोई बहुत उछाल नहीं देख रहे हैं महिलाओं के मतदान की, अगर हम बात करें, ऐसा कोई आंकड़ा जैसा दिनेश जी बता रहे हैं, इन्हीं महिलाओं के इसी फिगर को लेकर अनुमान होगा कि क्या वो बीजेपी की तरफ बहुत अधिक संख्या में गई होंगी जिन्होंने मतदान का प्रयोग किया। अगर लाडली बहना का इम्पैक्ट है तो ये 3 दिसंबर ही बताएगा। जगदीश जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। एक बहुत दिलचस्प बात एक सामान्य व्यक्ति की तरफ से मुझे मिली, जैसा आप और हम पत्रकार पूछते हैं। मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस बीजेपी किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। उन्होंने कहा भैया ऐसा चुनाव था ये कि मतदाता को इतना सारा दे दिया गया सामान, बोले जैसे हमारे 2 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं, अब उनके लिए जो रिश्ते आए हैं, एक सांसद महोदय के यहाँ से आ गया, एक अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के यहाँ से आ गया। अब आप उसी में प्लस माइनस में उलझे। इतने लाडली बहना है तो इतने नारी सम्मान है, जे ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हैं यार, अरे तो इन्होंने तो धान के दाम बढ़ा दिए भैया, अब क्या करें। मतलब इतना मतदाता को दोनों दलों की तरफ से घोषणाओं का इतना महासमुद्र मिल गया कि वो अभी तक वो थान के थान फैला के बैठा है कि क्या चुनूं मैं, क्या चुनूं। अब तो खैर मतदान हो गया, चुन तो लिया होगा। आप कैसे देखते हैं अभी हम जहां खड़े हैं? जी शरद जी, पहली चीज तो आप ये मान के चलिए कि ये चुनाव
योजनाओं और घोषणाओं के बीच में था। बहुत अच्छी बात। बीजेपी की अपने 10 गारंटियां अलग हो सकती है, मोदी की गारंटी, लेकिन बीजेपी जो योजनाएं जनता को डिलीवर कर रही है वो उनको लेके बीच में गई और कांग्रेस ने घोषणा की। और इसमें सबसे बड़ा फोकस इस बार जो था शरद जी, वो आधी आबादी पे था। नारी शक्ति को लेके ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है, इस पे राजनीतिक दलों में होड़ लगी थी। और बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस की हर घोषणा का काट करने की कोशिश, पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के पहले ही कर दी। उन्होंने नारी सम्मान की बात की, ये लाडली बहना ले आए। उसके बाद उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की, ये 450 में ले आए। और लेकिन इसके बावजूद भी, मतदान के बाद भी शरद जी, कोई राजनीतिक दल इस भरोसे में कतई नहीं हो सकता है कि सरकार उसकी बन रही है। वादे वो पत्रकार मीडिया के बीच में कर सकते हैं, लोगों के बीच में कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके अंतर मन से पूछो तो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर लाडली लक्ष्मी योजना चली है तो उसके अलग परिणाम सामने दिखाई देंगे। और जैसा दिनेश जी ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी कोई बहुत बड़ा फैक्टर इस बार नहीं था, तीव्रता से नहीं चला। लेकिन एक बात और जरूर बीजेपी के जो माइनस में गई वो ये कि लोग चेहरों से तो बोर हुए हैं शरद जी, और उसका असर कहीं ना कहीं, जैसे मैं मध्य प्रदेश में कई जगह गया तो उन्हें कोई बीजेपी से वितृष्णा हो रही हो या बीजेपी से वो कनेक्ट नहीं हो रहे हो, ऐसा कम था। लेकिन बीजेपी जिन चेहरों को बार बार चेहरों को मैदान में उतार रही थी, उन चेहरों से कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा था कि शायद चेहरे बदलने चाहिए। और ये एक बड़ा फैक्टर रहा है इस चुनाव में। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि ये पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ रेवड़ियों के आधार पर लड़ा गया है। सिर्फ अब तय ये होना है कि किसकी रेवड़ियों पे जनता को भरोसा है। बिल्कुल सही बात है। और जिनके यहाँ जिनसे मेरी चर्चा हो रही थी जगदीश जी, उन्होंने एक बात और कही कि कई बार एक बड़ी गलती हो जाती है कि राजनीतिक दलों ने मतदाता को भी बहुत सयाना बना दिया है। बोले ये भी बहुत बड़ी गड़बड़ कर गए, क्योंकि जैसा मुझे याद है कि हम बात कर रहे थे, कुछ महिलाओं से बात, बंसल न्यूज की टीम पहुंची। आपको 1 मिनट रोकूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए जी। मैं एक बात ऐड ऑन करूंगा जी। मैं ये कहना शरद जी चाह रहा था कि आपने जो कहा उसके उस बात को आगे बढ़ा के मैं एक बात कह रहा हूं कि आप मतदाता को इन्होंने कितना सयाना बना दिया कि मैं टीकमगढ़ विधानसभा चुनाव की विधानसभा क्षेत्र में 3-4 जगह गया, 3-4 विधानसभा क्षेत्रों में। आप ताज्जुब करिए कि मैंने वहां की ग्रामीण महिलाओं से पूछा कि आपको इतना पैसा मिल रहा है, कांग्रेस ये देने का वादा कर रही है, बीजेपी ये देने का वादा कर रही है। उनका जो जवाब था वो आश्चर्य में डालने वाला था। उनका कहना था अपनी जेब से क्या दे रही है, हमारा ही पैसा तो है जो हमें वापस कर रही है। बताइए, अब ये कितनी जबरदस्त बात है। अब इसको क्या अवेयरनेस कहें, चतुराई कहें, या इसको और दो तब हम देखेंगे, अभी तो कछु नहीं मिल रहा है। अब ये क्या भाव है, ये बताता तो है कि राजनेता अब शायद ज़्यादा सीधे हैं और मतदाता उनसे भी अधिक चतुर हैं। और ये इसका श्रेय, या इसका श्रेय कहिए उसको या अपयश कहिए, ये रेवड़ियों को तो जाता है साहब। आप जितनी रेवड़ियाँ बांटेंगे, ये रेवड़ियाँ कहीं ना कहीं एक रिश्वत तो मानी जा सकती हैं। और दोनों ही पार्टियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो ये रेवड़ियाँ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कितनी सेहतमंद है, ये इस पर हमें ठहर के विचार तो करना चाहिए। जय जी, आप किस तरह देखते हैं चुनाव को? आपने क्या देखा? जैसा हम बात कर रहे हैं और दोनों हमारे वरिष्ठ साथी जो हैं वो इससे सहमत हैं कि चुनाव एक अजीब मिजाज का चुनाव है। आज भी कोई ये कहने की, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, सब इंतज़ार करना चाहते हैं 3 दिसंबर का, क्योंकि मतदाता ने इतनी चतुराई से काम किया है कि कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा है कि ये तो उनके पक्ष में चला गया, ये तो विशुद्ध रूप से उनके पक्ष में चला गया। जी चलो जी, मैं इस चुनाव के रूप में देख रहा हूँ कि मतदाता बहुत परिपक्व हुआ है और उसने सारी चीजों को देख करके जो फैसला किया है, मुझे लगता है हम ही शायद जब 3 को नतीजे आएंगे तो इस मतदाता की बुद्धिमत्ता की तारीफ करेंगे कि इसने जो फैसला दिया। शायद हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसको बहुत क्लियरिटी है कि उसे क्या करना है। और जो मैं चीजों को देख रहा हूँ, आप हमेशा 2 चेहरों 3 चेहरों को दिखा करके आप सोचते हैं कि चुनाव जीत जाएंगे। इस बार मतदाता ने वहां के लोकल प्रत्याशी के चेहरों को भी बहुत ध्यान से देखा है, उसका परफॉर्मेंस क्या। जैसा कि अभी मेरे पत्रकार साथी जी ने बताया कि आपने क्या किया, ये सवाल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। भाई ये दे रहा है तो ये केंद्र सरकार दे रही है, ये राज्य सरकार दे रही है, ये शिवराज दे रहे हैं, या ये मोदी दे रहे हैं, या कमलनाथ दे रहे हैं।
आपने क्या किया? यहाँ पर बहुत सारे सवाल लोग स्थानीय विधायकों को जो एग्जिस्टिंग है उनके साथ उठे और ये जागरूकता बड़ी जबरदस्त आई। एक बात और देखी, मतलब कहीं पर ऐसा भी लोगों में एक भाव रहा कि दोनों कैंडिडेट पसंद नहीं है, उसके बावजूद केवल हम अपनी मतदान के प्रति अपनी एक अवेयरनेस, अपनी कर्तव्यनिष्ठा दिखाने के लिए मतदान केंद्रों तक गए। नहीं, हमें तो वोट देना चाहिए। अब ये बात हो रहा है कि हम भले नोटा को देते हैं या किसी को देते हैं। तो कई बार बहुत अनिच्छा के साथ भी लोगों ने मतदान किया, लेकिन मतदान किया। तो और इस पूरी चीजों को मैं देख रहा हूं कि मतदाता कुल मिला के, और जो मैंने इस पूरे चुनाव में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात देखी है कि इस पूरे चुनाव में कहीं सांप्रदायिकता की दुर्गंध नहीं थी। मतलब मैं ये या तो इसे परिपक्वता कहें या जो भी कारण कहें, कहीं ये पोलराइजेशन मैंने इस बार नहीं देखा और लोग विशुद्ध रूप से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी जी। अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब यदि आप जो बुरहानपुर का एक उदाहरण बताऊं जहां पे बहुत ही उलझा हुआ समीकरण, भाई यदि लाडली बहना की बात करें तो ये तो पूरे प्रदेश में इसका एक जैसा असर होना चाहिए और वो है भी। मैं ये कहूं कि वहां पर बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने भी शिवराज जी को समर्थन दिया है, तो वो जातिगत भावना से ऊपर उठ करके दिया। मैं भी तो वहां पर आप ये कहें कि जी मैं तो मुझे लगता है बहुत सारी चौंकाने वाली बातें हमको इस बार सामने चुनाव में देखने को मिलेगी। मैं राहतगढ़ में था, जैसा जगदीश जी ने अपना अनुभव शेयर किया, और वहाँ मुस्लिम बहुल एक बस्ती में था। तो मैं एक बुजुर्गवार जो करीब करीब 58 साल के थे उनके पास पहुँचा और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा सच्ची बात सुनोगे? मैंने कहा बिल्कुल सुनूंगा, आप बताइए ना। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी को, शिवराज जी को जाके बोलना ये मेरी बात। मैंने कहा नहीं, ये कैमरा तो है साहब, आपकी बात पहुंचेगी। उन्होंने कहा मैं बेरोजगार हूं जब से कोविड का पहली दूसरी लहर है। बोले दोनों नेताओं को बोलना मेरे पास काम नहीं है और मेरी कोई मदद नहीं हुई है, मेरी मदद करें, ये बोलो अगर ये होगा। लेकिन उसमें चिढ़ नहीं थी, नाराज़गी नहीं थी, उम्मीद थी कि बात शिवराज जी तक भी पहुँचे, बात कमलनाथ जी तक भी पहुँचे। वो हिंदू मुसलमान होकर ये बात नहीं कह रहा था। दिनेश जी, एक और बड़ा अहम सवाल जो मेरे जहन में आता है, मतदाता सयाना हुआ है, मतदाता परिपक्व हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है। और आपको क्या लगता है, क्या हमारे राजनेताओं को चुनाव को रोचक बनाने के लिए भी कुछ और नए चेहरे, जैसा जगदीश जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही, तो क्या ये भी हमें लाना पड़ेगा कि आपको ऐसे चेहरे लाने पड़ेंगे जो बेहतर दिखें, जो बेहतर चरित्र और बेहतर मयार के साथ सामने आएँ, जिनको लेकर व्यक्ति का मन करे कि वो मतदान के लिए बाहर निकले? जी नहीं, बिल्कुल, ये तो देखिए हमेशा रहता है, जो आप चेहरे हों, मुद्दे हों, ये हर चुनाव में होता है। लेकिन इस बार जो चुनाव है वो इन सबसे ऊपर है। जो मैंने कहा कि एक नॉर्मल इलेक्शन है कि आप फ्री वीज देना है, फ्री वीज दे दीजिए, आप राम मंदिर करना है, राम मंदिर कर लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसने तय कर रखा था, उसने जब चुनाव होना है इस साल तब से उसने तय कर रखा था। इसलिए आप देखिए ना कि जो पोलिंग परसेंट बढ़ा है वो ट्राइबल एरिया में भी बढ़ा है। आप देखेंगे पोलिंग परसेंट, वहाँ पोलिंग परसेंट बढ़ना, अब आप किस तरह से उसको डिकोड करेंगे? क्या कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, इस तरह से करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 साल ट्राइबल के बीच में मेहनत की, और फिर जो कास्ट सेंसस की बात हो रही थी वो कहाँ थी उसमें लाडली बहना के साथ? तो बहुत सारी चीज़ें जो है मतदाता सुन रहा था सबको, उसे ये पता था कि मेरे लिए मेरा जो जनप्रतिनिधि है वो कौन ठीक है, चाहे वो तीसरे दल का हो, चौथे दल का हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। इस बार जो हम ये जो आप 98 के इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो हो सकता है कि उसी तरह की बातचीत हो कि 98 का इलेक्शन भी तो उसी तरह का था, नॉर्मल इलेक्शन था, 2003 का लहर का इलेक्शन था। तो जो पोलिंग परसेंट बढ़ने घटने से कई बार हम अनुमान लगाते हैं, तो उसका भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये बड़ा नेचुरल है क्योंकि इलेक्शन कमीशन लगातार वो पोलिंग परसेंट बढ़ाने की कोशिश करता है। लेकिन एक जो चीज़ है जो मध्य प्रदेश में इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जो स्थापित नेता हैं वो थोड़े से घबराए हुए थे इस बार। जिस तरह की घटनाएं हमने देखी मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का चरित्र नहीं है, कि आप छतरपुर की घटना है और इंदौर जैसे शांत शहर में घटना हो जाए तो आश्चर्य होता है ना कि वहाँ घटना हो गई है। आप दिमनी, भिंड, मुरैना, ये तो वहाँ तो चलता है कि घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ऐसी जगह घटनाएं हुई जहाँ मध्य प्रदेश में कल्पना नहीं की जा सकती। ये कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं उनके अंदर जो हार का भय होता है, जो असुरक्षा का भाव होता है,
वो इस रूप में सामने आया, क्योंकि इस बार उन्हें ये डर था कि वोटर कहीं ना कहीं चेंज चाहता है। एक जो साइलेंट जो एक मामला बीच में चला, जो अंडर करेंट जिसे भी कह सकते हैं, एक चेंज की बात। तो चेंज किस सेंस में है? चेंज क्या, उसका सिटिंग एमएलए पार्टी ने, दोनों पार्टी ने बहुत सारे चेंज किए, और वो किस तरह के चेंज चाहता है, क्योंकि स्कीम्स आई, सब डेवलपमेंट की बात हो रही है, सब कुछ हो रही है। उसने कोरोना का पीरियड भी देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2018 और 2020 के बीच की जो अनिश्चितता थी उसके बीच में, कि उसे किस तरह का चेंज चाहिए, क्या 20 वाला चाहिए या 2018 वाला, तो उसने इसके बीच में ही जो रास्ता निकाला होगा। निश्चित तौर पे जो परिणाम आएंगे, इन दोनों के बीच के कोई परिणाम आपके सामने हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं जगदीश जी। 2018 का एक कटु अनुभव है। 1952 से जब से मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तब से हमने सिर्फ 2018 में ही त्रिशंकु गवर्नमेंट देखी, कि जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था किसी के पक्ष में नहीं था। वोट परसेंटेज बीजेपी का ज़्यादा था, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज़्यादा थी, और वो भी 5 सीटों का अंतर था, और पूरा जनादेश ना कांग्रेस के पास था ना बीजेपी के पास था। क्या ये बात लेकर भी मतदाता इस बार निकला होगा, और सरकार जिसकी भी बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, लेकिन क्या इस बार आपको लगता है कि वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट जैसी स्थिति नहीं होगी? मतदाता, जैसा जय नागड़ा जी ने कहा कि बहुत परिपक्व है वो, हमने उसको सयाना भी कहा, किस तरह से आप देखते हैं इस पर? एक कमेंट चाहूंगा आपका जी। देखिए शरद जी, मैं पूरी तरह इस बात से सहमत हूं कि इस बार जो चुनाव परिणाम आएंगे, एक तो वो चौंकाने वाले होंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, दिनेश जी की मैं एक बात से सहमत हूं कि आप देखो कि कोई मतदान प्रतिशत बढ़ने से, आज मैं देख रहा था टीवी पे, आप ही लोगों के चैनल पे, कि नेता अपने अपने दावे कर रहे थे। ये मिथक टूट चुका है अब पूरी तरह से। ये होता होगा कभी, या कभी था कि साहब मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ताधारी पार्टी को नुकसान पहुंचा देता है, या विपक्ष को थोड़ा बहुत फायदा दे देता है। अब हर साल लगातार, पहली मैं इस पे आ रहा हूं कि मतदान का जो प्रतिशत बढ़ रहा है, ये क्या काम करेगा, क्योंकि जब जब मतदान के प्रतिशत बढ़े हैं, तो अब ये कोई तय नहीं है कि उससे सत्ताधारी दल को नुकसान होगा। पिछले बार आप देखिए कि मतदान का प्रतिशत 75 से ज्यादा हो गया था, 3% मतदान बढ़ा था, और भाजपा की 58 सीटें कम हो गई थी। 2013 में मतदान 2.35% बढ़ा था, तो बीजेपी को इजाफा हो गया था 22 सीटों का, सत्ता में लौटी भी और 22 सीटें ज्यादा लेके लौटी। एक तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो कि पिछले बार इस बार मतदाता को, जो दिनेश जी ने कहा, ये जो 3 साल का दौर था, ये मतदाता के लिए एक कटु अनुभव के समान था। क्योंकि सरकार कैसे भी आई हो, सरकार लोकतांत्रिक तरीके से तो नहीं आई थी। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह हो सकते हैं, भाजपा की सफाई अपनी जगह हो सकती है, लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है ना कि सरकार जिस लोकतांत्रिक तरीके से आनी चाहिए थी वो नहीं आई। सरकार गुणा भाग करके आई, सरकार राजनीतिक चातुर्य से आई, सरकार दल बदल से आई, और इसको मतदाता ने कोई बहुत पसंद नहीं किया। और उपचुनाव हुए, उपचुनाव के रिजल्ट बड़े फेवर में रहे, उसको लेके बीजेपी अपनी पीठ थपथपा सकती है, कांग्रेस के अपने दावे हो सकते हैं, लेकिन वो उस प्रक्रिया को मध्य प्रदेश के मतदाता ने अच्छा माना हो, ये मैं नहीं मानता। और इसका परिणाम आप देखना, इस बार जो चुनाव होंगे, दल, किसी भी दल को सीटें मिले, लेकिन जिसको भी मिलना है, आप मान के चलिए कि स्पष्ट बहुमत मतदाता देने जा रहा है। शरद जी, ये स्थितियां इस बार नहीं रहेंगी कि 109 और 114 में सिमट जाए, जो भी जाएगा वो 116 प्लस के ऊपर जाएगा। जी जय जी, आपका एक कंक्लूडिंग रिमार्क ओवरऑल चुनाव पर आप और क्या सरप्राइजिंग एलिमेंट्स देखते हैं? मैं शरद जी एक बात कह रहा हूँ, हमने पूरे चुनाव को हमने लाडली बहनाओं पर फोकस कर दिया, लेकिन अब युवाओं की भूमिका और किसानों की भूमिका को हमने बहुत अनदेखा किया। और मुझे लगता है कि यदि आप मोदी जी का भाषण सुने, उनकी चिंता युवा वोटर को लेकर के थी। उन्हें लगा कि चूंकि युवा वोटर बड़ा क्रांतिकारी होता है, बदलाव का पक्षधर होता है, और उनकी चिंता ये थी कि इन्होंने कांग्रेस का शासन नहीं देखा है, और उन्होंने अपने संबोधन में ये बात कही कि माँ बाप से कहूंगा कि अपने बच्चों को बताएं कि कांग्रेस की सरकार ऐसी हुआ करती थी वैसी। मतलब कहीं ना कहीं ये डर बीजेपी में है कि युवा मतदाता कहीं जो बदलाव की बात करता है वो कोई नुकसान नहीं करते। एक बात। दूसरा, किसानों की जो स्थिति हुई है इस बार, जो बारिश की वजह से जो फसलें बिगड़ी हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। किसानों को उर्वरक नहीं मिले, खाद नहीं मिली, तो वो कहीं ना कहीं गाँव में प्रभावित कर सकता है। हम ये दो चीजों को हम पूरी समीक्षा में कहीं अंडरलाइन नहीं कर पा रहे हैं, और पूरा फोकस और लाडली बहना पर जो जा रहा है।
और फिर ये भी बात है कि लाडली बहना में हो सकता है कि जितनी महिलाएं हितग्राही हैं, इसमें से 60% 70% पहले से ही भाजपा की वोटर हो। तो आप नया क्या गेन कर रहे हैं और वो कितना परिवर्तित करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल ठीक है। और ये परिवर्तनशील मतदाता ही दरअसल जो है वो बदलाव का कारण बनता है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि बदलाव आखिर किससे, जो जगदीश जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है, बदलाव दरअसल ये चुनाव जो माना गया आरंभ से कि स्थानीय प्रत्याशियों का चुनाव था, स्थानीय मुद्दों का चुनाव था, और यही वजह है कि सांप्रदायिकता की दुर्गंध नहीं दिखी। राम मंदिर जैसे मुद्दे जो लोकसभा में अभी चंद महीनों बाद आपको बहुत प्रभावी दिखेंगे, वो मुद्दा यहाँ उस तरह से प्रभावी नहीं दिखा। या फिर आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे, चीन या पाकिस्तान के मुद्दे आपको प्रभावी नहीं दिखे। तो ये बताता है कि अब चुनाव का, विधानसभा चुनाव का बहुत स्थानीयकरण हो चुका है, क्योंकि अब जो नेता हैं उनका भी जोर स्थानीय चीज़ों पर बहुत अधिक है कि आपके ज़िले में ये हो जाएगा, आपके गांव में ये हो जाएगा, आपके घर तक ये चीज़ हो जाएगी। इस स्थानीयकरण ने चुनाव को बहुत स्थानीय लेवल पर बना दिया है। तो 2028 के लिए तो मैसेज दोनों पार्टियों के लिए यही है कि आप स्थानीय स्तर पर बहुत ठोक बजाकर अपने प्रत्याशी चुनिए। ये एक बड़ी चुनौती है आपकी। लोगों की नाराज़गी शिवराज जी से नहीं हो सकती है, कमलनाथ जी से नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी नाराज़गी उनके स्थानीय जनप्रतिनिधि से इतनी भयानक हो सकती है कि उसकी कीमत बड़े चेहरों को भी उठानी पड़ सकती है, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो बीजेपी के हों। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो ये ध्यान रखने की बात है। बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका, बहुत धन्यवाद करूंगा जय नागड़ा जी आपका, और बहुत धन्यवाद जगदीश जी आपका। आगे देखिए छत्तीसगढ़ की खबरों का हमारा खास बुलेटिन मोर माटी मोर। नमस्कार।